बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सरगोदा से आगाज़ कर दिया गया है 9 मई के मामलात में सज़ा सुनाने के हवाले से। सरगोदा की अदालत ने जो सज़ा सुनाई है उसमें 39 अफराद को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, जिनमें मलक अहमद ख़ान बच्चड़, ये अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। इनके अलावा अहमद चट्टा जो सेंट्रल पंजाब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, और सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज, ये इनके ऊपर मुकदमा दर्ज था। इनको भी सज़ाएं दी गई हैं। 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में। और ये जो सज़ा सुनाई गई किस बुनियाद पर सुनाई गई ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको याद दिलाता हूँ कि एक जज साहब थे यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी के सरगोदा में, जिन्होंने ये बताया था कि मेरे पे पाकिस्तान की एजेंसियां दबाव डाल रही हैं, लिहाजा उन्हें रोका जाए। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट है उसमें भी शिकायत की थी, लेकिन बाद में इस जज साहब को हटा दिया गया वहाँ से और इनकी जगह पे दूसरा जज लाया गया, मोहम्मद नईम शेख गालिबन उनका नाम है। उन्हें लाया गया और उन्हें लगाया गया कि जनाब ये जज जो है वो मर्जी का फैसला देंगे और लिखा लिखाया फैसला पढ़ लेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान में यही रूटीन चल रही है और यही चीज़ें हम होती हुई पाकिस्तान में देख रहे हैं। और ये 9 मई का मुकदमा है, इसके अंदर बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे सज़ा बनती नहीं है, लेकिन फिर भी सज़ाएं दी जा रही हैं। जज मोहम्मद अब्बास साहब ने कहा जी मुझ पे दबाव डाला जा रहा है सजाएं देने के लिए। उन्होंने मुख्तलिफ फैसला दिया था, वो जज को ही उठा के बाहर फेंक दिया, अपनी मर्जी का जज लेकर आए। और ये जज लगाया था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने, जब वो चीफ जस्टिस बनी लाहौर हाई कोर्ट की। और याया अफरीदी साहब ने यह कहा था कि फटाफट फैसले दो 9 मई के, फारिग करो बीच में से। तो फिर दिन रात ट्रायल किया गया, रात गए तक ट्रायल किया गया। सरगोदा और फैसलाबाद के हवाले से पहले भी खबरें आती रही है कि यहाँ पे बहुत तेजी से ट्रायल किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि अदालत को बहुत जल्दी है कि कुछ भी करके जल्द अज जल्द सजाएं सुनाई जाएं। तो जल्दी तो अदालत को नहीं होती, जल्दी तो उन्हें होती है जो इस सारे अमल के पीछे होते हैं। बहरहाल ये सजा सुना दी गई है। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब अगर रद्द-ए-अमल के अंदर आप देखें तो इंतजार पंजुता साहब कहते हैं कि आज सरगोदा अदालत ने बगैर सबूत के बेगुनाहों को सजा दी है। इस सजा के होने में सुप्रीम कोर्ट की 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत का बहुत बड़ा अमल दखल है। सुप्रीम कोर्ट की 4 माह की मुद्दत तायुन के बाद जजेस ने दिन रात ये ट्रायल चलाने और किसी कानूनी तकादे का ख्याल ना रखा। ये सजाएं हमेशा हमारे अदालती निज़ाम पर स्याह धब्बे के तौर पर याद रखी जाएंगी। वकील क्या कह रहे हैं? वकील ये कह रहे हैं कि इससे भयानक और सफाकाना फैसला हमने देखा ही नहीं अपनी तारीख में। यानी बिलाल एजाज और अहमद चट्टा के खिलाफ शहादत ही नहीं थी, कोई शहादत गवाही कोई मौजूद ही नहीं थी। और मुझे जज साहब ने कहा था कि इन पर तो बात ही ना करें, ये तो बरी हैं। यानी इस तरह से जज ने पहले बात की थी। और लेकिन जो लिखा लिखाया फैसला आया इसमें उन्हें भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। ये तहरीक इंसाफ के वकील वहां पे बता रहे हैं कि जज ने कहा था कि ये तो बरी है, इन पे तो बात ही ना करें, ये बंदे तो फारिग हैं, अहमद चट्टा और बिलाल एजाज, लेकिन इन्हें भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। तो अब सजाएं सुनाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs भी फारिग करवाए जाएंगे, MPs भी, और उनकी जगह पे दोबारा इलेक्शन करवा के अपने बंदे लाए जाएंगे। ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर रखा है ना, अगर किसी को आज भी लगता है कि अदालत के जरिए से, कानून के जरिए से, इंसाफ के जरिए से, सिस्टम में रहते हुए बगैर डील के इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गर्दाब से निकल आएगी, तो वो भूल का शिकार है। या तो इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या फिर अवाम को सड़कों पे फैसला करना पड़ेगा इस निजाम के साथ। या तो इनसे 2-2 हाथ करने पड़ेंगे या इनके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कानून और इंसाफ के जरिए से इस मामले से निकल आए, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर रखा है कि उन्होंने हर हाल में कुचलने की अपनी पॉलिसी को जारी रखना है। जमहूरियत गई भाड़ में, इंसाफ गया भाड़ में, वो किसी चीज में नहीं मानते भाई। वो ये कहते हैं कि जैसे हमारा दिल कर रहा है हम उसी तरह निजाम को चलाएंगे। अब तहरीक इंसाफ ने वैसे तो परखचे उड़ा दिए थे 9 मई के मुकदमात के हवाले से। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बड़े लंबे लंबे थ्रेड्स लिखे हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये मुकदमा झूठे हैं और अदालत के अंदर कौन कौन सी चीजें साबित हुई, लेकिन इसके बावजूद अदालतें पड़े पड़े फैसले सुनाई जा रही हैं। अदर मशवानी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, उन्होंने ये मामला उठाया और एक तफसीली पैगाम जारी किया। और सोशल मीडिया का ये पोर्शन है ना नादरीन, ये सुनने वाला, इसको एक दफा आप सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई एक बहाना था। एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को निशाना बनाना था। सिंपल ये है।
और 9 मई के बहाने जिस तरह एक सियासी जमात को कुचला गया है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अब अगर आप देखें तो 9 मई में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो, या 9 मई से जुड़े ऐसे कौन से मुकदमात के अंदर पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर सजा तो बनती नहीं थी। ये वो चीज़ें जो पीटीआई निकाल कर लाई है, और इसमें बेशुमार और चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं। लेकिन ये देखें आप, जिस साजिश पर इमरान खान समेत क़यादत की जमानतें खारिज की गई, वो साजिश FIR में सिरे से दर्ज ही नहीं है। पुलिस गवाहों ने अदालत में तस्लीम किया कि साजिश का जिक्र बाद में खुद साख्ता तौर पर बयानात में शामिल किया गया है। यानी इन्होंने जाके पहले साजिश सुन ली। भाई तुमने सुन ली है तो पहले तो साजिश शामिल करो ना उसके अंदर, FIR में है ही नहीं। FIR 10 मई की सुबह 3:20 पर दर्ज हुई, जबकि शिकायत 10:30 को मौसूल हुई। यानी 7 घंटे 10 मिनट के बाद, यानी तकरीबन 7 घंटे के बाद दरखास्त आती है, 7 घंटे पहले FIR हो जाती है। ये दुनिया में कभी कहीं आपने सुना है कि दरखास्त बाद में आए और FIR पहले हो जाए? ये कैलेबरी फॉन्ट में हुआ था कि इनकी डीड पहले लिखी गई थी और वो फॉन्ट बाद में ईजाद हुआ था। ये वही वाली कहानी यहां पे हो गई जो कैलेबरी में हुई थी कि FIR होती है सुबह 3:20 पे, और जो दरखास्त आती है वो सुबह आती है 10:30 पे, 7 घंटे 10 मिनट के बाद। FIR में 5 जख्मी एहलकारों के बारे में बताया गया, जबकि अदालत में सिर्फ 3 एहलकारों के मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट पेश किए गए कि ये जख्मी थे, और वो भी जाली निकले क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया अदालत में कि पुलिस वालों ने कोई जख्म नहीं दिखाए, सिर्फ ज़बानी बताया था, तो हमने बना दिया जो कहा गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने तस्लीम किया कि जाए वकूआ का कभी उसने दौरा ही नहीं किया। ये नाज़रीन इतना बड़ा मामला है कि इसमें तो सजा कभी हो ही नहीं सकती। जो स्टार गवाह थे हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद, इन्होंने दावा किया कि वो छुपकर तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप की मीटिंग में घुसे और मेज और सोफे के नीचे छुपकर उन्होंने साजिश सुनी। मेज के नीचे कैसे छुप सकते हैं, सोफे के नीचे कैसे छुप सकते हैं, हैरत होती है मुझे। इस साजिशी मीटिंग में शुरका की तादाद हर शहर में इन लोगों ने अलग बताई। लाहौर में बताई 15, गुजरावाला में बताई 58, सरगोदा में बताई 14 और फैसलाबाद में बताई 44। यानी हर केस की जमानत के मुताबिक झूठ घड़ा गया। यानी आप अंदाजा करें कि एक ही बयान है, हर जगह जाके बंदों की तादाद बदल जाती है। लाहौर में कोई और है, गुजरावाला में कोई और है, सरगोदा में कोई और है, फैसलाबाद में कोई और है। हर शहर के अंदर जो है वो तादाद ही बदल देते हैं। और वो जो इमरान खान साहब का कमरा है ना, वहाँ 14-15 मैक्सिमम 20 बंदे आ सकते हैं। ये 44 और 58 वाला फिगर कहाँ से आ गया, तो समझ से बाहर है। बहरहाल झूठी गवाही और झूठ के पाँव नहीं होते। कोई CDR, ऑडियो, वीडियो, लोकेशन डाटा या तस्दीकी गवाह पेश नहीं किया गया। सिर्फ मैंने ये सुना, मैंने वो कहा, इसके ऊपर ये मुकदमा इकट्ठा किया गया। स्टार गवाह से जब पूछा गया कि जमान पार्क के मेन गेट से अंदर तक का फासला कितना है, तो उसने जवाब दिया 300 मीटर। उसने लगता है रायवंड देखा हुआ था। जमान पार्क में तो 100 मीटर भी नहीं बनता, मेरे ख्याल में 50 मीटर भी नहीं बनता, शायद 30 मीटर होगा। तो 10 गुना फासला उसने बताया कि जनाब 300 मीटर का फासला है जमान पार्क से लेकर, गेट से लेकर अंदर तक का। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दावा किया कि वाकयात के 30 दिन बाद ग्रीन बेल्ट से उन्होंने डंडे बरामद किए। वो इलाका जो रोजाना कैंट वाले साफ करते हैं, कैंट बोर्ड वाले, वहां से 30 दिन के बाद डंडे बरामद हो रहे हैं। नाज़रीन, FIR जो है वो 400 बंदों के खिलाफ की गई, मगर मुकदमा 14 पर चलाया जा रहा है, ट्रायल 14 के खिलाफ किया जा रहा है। और वजह यह है कि कुचलना है, जो सियासी आवाजें उनको बंद करना है, जो इमरान खान के साथ खड़े हुए उनके साथी, उनको रस्ते से हटाना है। FIR में किसी भी मुलजम की शनाख्ती तफसील दर्ज नहीं है, ना उनका रंग, ना कपड़े, ना शक्ल, कुछ भी नहीं है। पेट्रोल बम के दावे किए गए, मगर कोई भी CCTV फुटेज, ना कोई गवाह और ना ही कोई मौके का नुकसान अभी तक पेश किया गया। बस ये कहा गया कि सुनने में ये आया है। पुलिस की गाड़ियों की तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगा, मगर वो गाड़ियां अदालत में पेश ही नहीं की गई। तीनों गाड़ियों की स्क्रीन पर एक ही साइड पर एक जैसा निशान है, और ये यानी बड़ी अजीब और मशकूक चीज़ें हैं। यानी 3 गाड़ियां जो दिखाई गई कि जनाब ये गाड़ियां टूटी हैं, उनकी तीनों की एक ही बंदे ने लगता है मारा, एक ही चीज़ से मारा है और एक ही तरफ को मारा है और एक ही जैसा निशान है। अदालत में इंस्पेक्टर मुनीर ने एहराम में आकर वीडियो लिंक पर गवाही दी, मगर हलफ लेने से इनकार कर दिया। जब वकील ने एतराज़ किया तो जज ने उसे जुर्माना कर दिया। सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर 2 साल से जारी नहीं किए गए ताकि इनकी नशिस्त खाली करवाई जा सके। शाह मोहम्मद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने लाहौर में ये सब कुछ किया, हालांकि वो कराची में अपनी बीवी के साथ
अस्पताल के अंदर मौजूद थे उनके इलाज के लिए, आगा खान अस्पताल में। डॉक्टर यास्मीन राशिद को बीमारी की हालत में जबरदस्ती अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया ताकि फैसले के वक्त इन्हें कटहरे में लाया जा सके। और बेशुमार चीजें उन्होंने बताई जी। स्टार गवाह हसाम अफजल ने कहा कि वो 7 और 9 मई को जमान पार किया, मगर थाना शादमान के रोजनामचे के मुताबिक वो इन दिनों गैर हाजिर था, यानी गवाही झूठी और गैर कानूनी थी। एक पीटीआई के कारकुन को सीडीआर की बुनियाद पर मुकदमे में रखा गया, जबकि सीडीआर से साबित होता है कि वो उस वक्त सियालकोट में मौजूद था और उसे नून लीगी एमएनए के कहने के ऊपर झूठे मुकदमे में घसीटा गया ताकि इलेक्शन में नून लीगी एमएनए को फायदा हो सके। पुलिस वाले ने दावा किया कि वो जमान पार्क में छुप कर गया ताकि साजिश सुन सके, मगर कोई इजाजतनामा, सर्विलेंस ऑर्डर या एसपी की मंजूरी मौजूद नहीं थी। पुलिस रूल्स के मुताबिक साबिक वजीर आजम की निगरानी सिर्फ तब मुमकिन है जब उसका नाम रजिस्टर्ड नंबर 10 में दर्ज हो, मगर इमरान खान का नाम इस रजिस्टर में कभी शामिल नहीं हुआ। हसाम ने एतराफ किया कि वो रजिस्टर नंबर 10 से वाकिफ ही नहीं था, यानी वो सिर्फ कानून से लाइलम था बल्कि इसका अमल गैर कानूनी भी था। फेयर ट्रायल एक्ट 2013 के तहत सिर्फ DGISI निगरानी का हुक्म दे सकता है, कोई ऐसी मंजूरी, वारंट या अहकामात अदालत में पेश ही नहीं किए गए। हसाम ने कहा कि वहां 40 से 50 पुलिस एहलकार मौजूद थे, मगर उनमें से किसी एक ने भी उसकी वहां मौजूदगी की गवाही नहीं दी। खालिद नबी गवाह ने एतराफ किया कि उस दिन फोन उसके साथ नहीं था, यानी साजिश सुनकर भी कोई रिकॉर्डिंग, तस्वीर या शवाहिद उसके पास मौजूद नहीं है। उसने किसी ऑफिसर को रिपोर्ट नहीं किया, ना ही अपने SHO को, और ना ही रोजनामचे में कुछ लिखा। यह सारा केस झूठ की बुनियाद पे घड़ा गया है। ये सारे गवाह बाद में बनाए गए हैं, ये सब कुछ बाद में किया गया और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक डिजाइन के तहत किया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे किसी तरह वो कुचल दें, और इसी रास्ते पे वो चल रहे हैं। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में अब लाहौर में भी सजा सुनाने की तैयारी है और कोशिश की जाएगी कि लाहौर में भी सजाएं सुनाई जाएं। ये उसके हवाले से कुछ डाटा मैंने आपके साथ अभी शेयर भी किया है। एक और अहम चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जब अदालतें ये कर रही है ना, लिखे लिखाए फैसले आ रहे हैं, तो जो असल काम है अदालतों का वो कर नहीं सकती। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ कि भाई ये कौन सा काला कानून आप लेकर आ गए हैं, ये तो तबाही फेर देगा पाकिस्तान में, जर्नलिज्म को अमली तौर पे ख़त्म कर देगा। वैसे ही वो हो तो गई है, लेकिन फरवरी 2025 में सहाफ़ियों ने जाकर, सहाफ़ती तंजीमों ने पीका के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस किया। वो केस फरवरी से लेकर जुलाई तक लगा ही नहीं। जुलाई में जाकर जनाब ये केस लगाया गया और फिर डेट दे दी गई जज मनहास साहब ने, और वो जो डेट दी गई वो 18 सितंबर तक की दे दी गई, लेकिन यानी 2.5 महीने के बाद अब ये केस लगेगा। अंदाज़ा करें, जो अवामी नौयत के केसेस हैं, जो सुने जाने चाहिए, जिनके ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए, उनमें कई महीनों की डेट्स दी जा रही हैं, और जिन केसेस के अंदर सजा देना मतलूब है वहां पे लिखे लिखाए फैसले लाए जा रहे हैं और जजेस दिन रात ट्रायल चला रहे हैं, और वो ये देख ही नहीं रहे कि तमाम शवाहिद 9 मई के झूठे मुकदमात के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सजा सुनानी है। नाज़रीन, जब मुल्क के अंदर ऐसे नाइंसाफी होती है ना, तो फिर ऐसे मुल्क के अंदर लोग सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि लोग सरमाया लेकर उस मुल्क से भागते हैं। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, और उसकी वजह इसी किस्म की नाइंसाफियां हैं। जब अदालतें काम नहीं करती तो फिर पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। जैसा कि ये एक फराज अहमद साहब का एक आर्टिकल है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है, उसमें उन्होंने फैक्ट्स जारी किए हैं, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन अब ये सारे फैक्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में 2 दर्जन से ज़ायद मल्टीनेशनल कंपनियों ने या तो पाकिस्तान से अपना कारोबार बिल्कुल ख़त्म कर दिया या फिर अपने ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर रोक दिए हैं। इनमें दुनिया की मशहूर तरीन कंपनियां शामिल हैं, जैसा कि शेल, जैसा कि सीमेंस, जैसा कि दीगर प्रॉक्टर एंड गैमल और दीगर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, एनर्जी की और दीगर कंपनियां शामिल हैं, जो पाकिस्तान से भाग रही हैं, अपना कारोबार छोड़ रही हैं और पाकिस्तान में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। जो काम करने वाले हैं वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, और जो काम नहीं करने वाले उन्हें लाकर इक़्तिदार में बिठाया हुआ है। यानी आप जाली इक़्तिदार वालों का आप चक्कर चेक करें कि जहां इनको थोड़ी सी खाली जगह मिलती है, ये अपनी तख्ती वहां पे ठोक देते हैं। खासतौर पे पंजाब के अंदर तो वो पागल हुए पड़े हैं नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी। उन्हें तो जो अस्पताल मिलता है, जो स्कूल मिलता है, जो कॉलेज मिलता है, जो ढक्कन मिलता है, जो कोई चीज़ उन्हें मिलती है, वो हर चीज़ के ऊपर, कोई लैट्रीन है, हर जगह पे अपनी फ़ोटो ठोक देते हैं। कोई कचरे वाली गाड़ी है, उसके ऊपर भी अपनी फ़ोटो ठोक देते हैं। वो एक ज़हनी खब्त के अंदर मुब्तला हो चुके हैं बाप बेटी। उन्हें लगता है कि शायद वो गैर मकबूल है, तो हर जगह पे अपनी फ़ोटो लगा के वो जाली मकबूलियत खड़ी कर लेंगे, जैसे जाली हुकूमत खड़ी की है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। ये देखें आप, एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखें आप। ये कैसा डाका इन्होंने मारा।
ये दो तख्तियां आपको नजर आ रही हैं इसमें। एक तख्ती इमरान खान साहब के दौर में लगी है, चौधरी यूसुफ ने इफ्तिताह किया था एक प्रोजेक्ट का। अब उसके बाद जनाब ऊपर शहबाज शरीफ की फोटो लगा दी है, साथ राणा मुबशर की लगा दी है, साथ 2-4 और बंदों की लगा दी है, और अब उसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह को जोड़ दिया है शहबाज शरीफ के बंदों से या शहबाज शरीफ की हुकूमत से। ये तख्ती के ऊपर तख्ती लगाने वाले लोग हैं। मरियम नवाज ने कोई अपना मंसूबा ना शुरू किया ना उसको चलाया, जो मंसूबे चल रहे थे उन्हीं के ऊपर लेपापोती करके अपनी तख्तियां ठोकी हैं हर जगह पे। एक दिन इसके ऊपर अलग से एक वीलॉग करेंगे और इसका डाटा इकट्ठा करना चाहिए, बल्कि मैं अपनी टीम से भी कहूंगा हम ये डाटा इकट्ठा करेंगे और बताएंगे इमरान खान साहब के कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे मरियम नवाज ने अपनी तख्ती ठोकी है और लाकर अपनी तख्ती लगाई है और अपनी मशहूरी की है। यहां पे आप ये देख लेना, ये आपके सामने एक मिसाल है। नीचे इमरान खान साहब की तख्ती लगी हुई है इफ्तिताह की, और ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब के नाम से दोबारा इफ्तिताह ठोक दिया गया है। तो ये है जनाब इनकी टोटल कारकर्दगी और ये है इनकी कार्रवाई। नाज़रीन, एक और खबर है और ये खबर है खबर मानिका का बेटा छूट गया है। जो असर रसूख इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और सुलह करवा दी। जिस मुलाजिम को उसने गोली मारी थी उसके साथ, और फिर जमानत मंजूर कर ली गई। अब देखें, उन सारे लोगों को डूब मरना चाहिए शर्म से, यानी अगर बेशर्मी है तो फिर ना डूब मरे, लेकिन उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए जो ये कह रहे थे खबर देते हुए कि ये बुशरा मानिका का बेटा, भाई खबर मानिका का बेटा लोगों बेशर्मो, भाई तुम बुशरा मानिका का बेटा लिख रहे हो, वो तो छूट गया सुलह करके, बुशरा मानिका अभी भी जेल में है। यानी जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं कि इमरान खान को लेट डाउन करना है, उसे नीचा दिखाना। बुग़्ज़ है ना, एक बुग़्ज़ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी बंदा बुरा करे, ये कहते हैं जी इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है। और जेल में बैठा हुआ आदमी है, उससे कोई मिल नहीं सकता, सहाफ़ी उससे बात नहीं कर सकते, उसकी फैमिली उससे मुलाकात नहीं कर सकती। आज के दिन में उसकी फैमिली गई मिलने के लिए, मिलवाया नहीं गया। इमरान खान की बहनें सारा दिन इंतजार करती रही। वहां पे अडयाला के बाहर कारकुन भी गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब गिरफ्तारियां अमली तौर पर शुरू हो गई हैं, क्योंकि सबको आइडिया है कि अब तहरीक चलने जा रही है और इस तहरीक के लिए लोग निकलेंगे, लिहाजा सबको पकड़ो और बंद कर दो। तो बंदे पकड़े जा रहे हैं, बंदे बंद किए जा रहे हैं ताकि तहरीक को चलने से पहले रोका जा सके और कुचला जा सके। तो अवामी तहरीक जब चली ना, या जब अवाम ने फैसला कर दिया उन्होंने निकलना है, तो फिर गिरफ्तारियां कुछ नहीं बेचती। पाकिस्तान की जेलों में इतनी जगह ही नहीं है कि अवाम के 2% को भी अपने अंदर भर सके। अगर अवाम निकल आई ना तो ये टके की इनकी औकात नहीं रहेगी, ये 2 दिन के अंदर एक्सपोज हो जाएंगे, पूरा का पूरा निजाम, पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ये अवाम ने तय करना है कि उन्होंने कब निकलना है। बहरहाल ये छूट गया और ये एक तमाचा है उन तमाम टाउट्स के मुंह के ऊपर जो ये कह रहे थे कि ये बुशरा मानिका का बेटा है। तो देखें, बेटा तो उसी का है, लेकिन आप जोड़ते हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। असल में तो खबर मानिका है ना, जिसने असर रसूख को इस्तेमाल किया और इसको बाहर निकाला। बुशरा मानिका तो अपनी बेटियों से मुलाकात नहीं कर सकती, उसकी बेटियां जाती हैं मिलने के लिए, साबिक खातून अव्वल की मुलाकात नहीं करवाई दी जाती। वो सामान लेकर जाते कि जी हमारी माँ को दे दो, वो सामान भी उनकी माँ को नहीं देते। तो ये सूरत हाल तो उनके साथ पेश आ रही है, लेकिन जिन्होंने ये खबर दी थी उन्हें ज़रा थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।